एक सेंटर में पूरे नॉन होम स्टेट के बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये ज्यादातर नॉन होम स्टेट के बच्चे बैठे हुए हैं, देन देयर इज एन एजेंट एट वर्क. ओके. देयर इज एन एजेंट एट वर्क. ये क्या होता है ना, हाउ डज द एग्जाम गेट कॉम्प्रोमाइज्ड? एन एजेंट इज इन द पिक्चर. दैट एजेंट हैज ऑलरेडी सेटल्ड ए सर्टेन थिंग्स विद अ पर्टिकुलर सेंटर. आपकी बात से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ पूरे देश में कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें गड़बड़ियाँ चल रही हैं. Centers are always compromised. It is the center that is compromised. It is the superintendent in the center that is compromised. नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर. पिछले 1-1.5 हफ्ते से, यानी कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजों से फोकस हट गया, पूरे देश का फोकस लगभग नीट के रिज़ल्ट्स पर आ गया था. ये नीट के रिज़ल्ट्स क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे. इसके पहले थोड़ी सी आपको पार्श्वभूमि भी बता दें. नीट के रिज़ल्ट जब आए 14 जून को, यानी कल, आज 15 तारीख है, 14 जून को आने वाले थे रिज़ल्ट्स, लेकिन 4 जून को ही NTA ने रिज़ल्ट्स डिक्लेयर कर दिए. पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 67 स्टूडेंट्स, 67 स्टूडेंट्स टॉपर बन गए 720 में से 720 मार्क्स लाकर. यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स 720 मार्क्स ले रहे हैं. तो इससे क्या होता है, कई सारी परेशानियां आती है. यानी कि जो स्टूडेंट्स, मान लीजिए 600 ज़्यादा पढ़ाई करके 660, 670 के करीब, 640 के करीब मार्क्स ला रहा है, उसका भी एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होना मुश्किल है आज के दिन में. तो ये जो स्कैम है नीट का, ये बहुत बड़ा स्कैम है. मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसके बियॉन्ड कई पैरामीटर्स पे ये स्कैम अफेक्ट करता है आम लोगों को, आम स्टूडेंट्स को. और आज इस बड़े इम्पॉर्टेंट स्कैम के बारे में बात करने के लिए हम महेश्वर पेरी जी के साथ है. महेश्वर पेरी जी के का इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ तो ये आज के दिन पे करियर्स 360 के फाउंडर है और करियर्स 360 स्टूडेंट्स को गाइड करता है करियर के लिए, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी करते हैं. इसके साथ साथ इनका एक इलस्ट्रियस करियर रहा है, एक पत्रकार भी रहे हैं, एक तरीके से आउटलुक मैगजीन के पब्लिशर थे फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स, और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी थे, और एक, जैसे कि मैंने कहा, एक इलस्ट्रियस करियर था. और दो चीज़ें खासकर अगर मीडिया कोई कंज्यूम करता है देश में, तो 2 चीज़ों के लिए इनका नाम और भी जाना जाता है. एक तो इन्होंने जब अरिंदम चौधरी का जो IIPM एक इंस्टीट्यूट था बहुत बड़ा, इसको टेक डाउन करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था. एक कैसा एक फेक एक इंस्टीट्यूट है, इसमें किस तरीके की धांधली होती है, वो सब चीज़ें सर ने सामने लाए थे. और दूसरा, हाल ही में विवेक बिंद्रा की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पे भी सर ने बहुत अपनी एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया था उस वाले मामले में भी. तो हमेशा हम देखते आए हैं कि महेश्वर जी स्टूडेंट्स के हक़ में बात करते आ रहे हैं. पेरी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि शुरुआत हम इससे करेंगे कि अब जब नीट के मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो वो ग्रेस मार्क्स हम वापस ले रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. और उस पर आपकी ट्वीट थी कि ये जो PIL था जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्यों कहा कि PIL ही सही नहीं है? नहीं, देखिए, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे ना, PIL एक ज़माने में PIL का नाम ही नहीं था, बिकॉज ओनली ए पर्सन हु इज विक्टिम कैन एक्चुअली गो टू द कोर्ट. जिसको नुकसान हुआ वही शायद वही कोर्ट को जा सकता था एक ज़माने में. जैसे भगवती में बीच में बोला है कि देखो, थोड़े पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहते हैं जहां विक्टिम सामने नहीं आ पाता है, तो और कोई उनके लिए लड़ सकता है. इधर इतने बच्चे ऑलरेडी कोर्ट के सामने हैं एज विक्टिम्स, in which case there is no need for a outside party to come and say I want to fight this case also. It is not needed. Okay. Because the students are sitting in front of the court, they filed the case and their case was much stronger because वो बात कर रहे थे not just about 1563 students. They were talking about many other things. जैसे कि they were talking of paper leak. They were talking of manipulation in the examination. They were talking of malfeasance in the examination. Right? That's because जो बच्चों ने गए थे, they went before the results were declared and they said कि stop the declaration of the results क्योंकि इतना manipulation और malpractice हुआ था या हुआ है. जब भी PIL गया था तब तक ये ग्रेस मार्क्स के बारे में बात चलने लगी और ग्रेस मार्क्स 1563 बच्चों को जो मिला है, that's actually a clickbait.
क्योंकि who are these 1563 students? These are people who went to different courts or complained to NTA. Not every student goes to the court. These students went to the court, उनके लिए उनको राहत मिल गई है. जो बच्चा नहीं गया है because he hopes कि the system will solve his problem, वो क्या करेगा? आप देखिएगा 24 लाख बच्चों में ना कितने बच्चों को इतना ताकत रहता है कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा बिकॉज मेरे साथ अन्याय हुआ है बोलने के लिए. आपको भी अगर आपके घर के आसपास में नेबरहुड में प्रॉब्लम रहता है, आप पुलिस स्टेशन थोड़ी पहुंच जाते हो, आप मामला सुलझा लेते हो और यू होप कि नेबर्स आएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. पुलिस स्टेशन नहीं जाते हो, कोर्ट नहीं जाते हो, और आप बच्चे को एक्सपेक्ट करते हो कि कोर्ट जाओगे तो आपकी सुनवाई होगी. अगर आप कोर्ट नहीं जाओगे तो हम आपको जस्टिस नहीं देंगे. मेरे हिसाब से शायद लाखों बच्चे हैं, 1-2-3 लाख बच्चे रहेंगे जिनका भी शायद पेपर डिले से मिला है, पर उनको राहत नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं. वो बहुत सरासर नाइंसाफी है. और दूसरा, आप सिग्नलिंग क्या दे रहे हो बच्चों को कि अब से कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, आप डोंट गो टू द अथॉरिटी बट गो टू द कोर्ट. It's a very wrong signaling for the young people of this country. The young people of this country must understand that system will take care of itself. You don't need to. Court is the last resort. You're making it the first resort. लेकिन सर आप सही बात है कि कोर्ट तक जाना एक आखिरी पर्याय होना चाहिए पहले एनटीए के लेवल पर. लेकिन जब इतनी धांधली हो गई है तो मतलब बच्चे जो है स्टूडेंट्स वो भी कंफ्यूज है, अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. तो इस स्टेज में उनको क्या करना चाहिए था? या तो मैं आपका एक पॉइंट समझ गया कि यू आर सेइंग कि कोर्ट ने एक तरीके से ठीक डिसीजन दिया, लेकिन काफ़ी सारे मुद्दे थे जिसको कोर्ट ने टच नहीं किया. एक ओवर आर्चिंग डिसीजन शायद अगर देना चाहिए था. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? नो, अभी तो आई थिंक देखो 24 लाख बच्चों को वापस एग्जाम से भेजना इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. फॉर मेनी इट इज गुड बट फॉर मेनी इट इज बैड ऑल्सो. ओके, यस, राइट. बिकॉज हम सब ने एग्जाम दिया है, 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम देना बहुत मुश्किल होता है. राइट. एंड पीपल हो द टॉपर्स ऑल्सो विल फॉल अपार्ट बिकॉज वो पीक में रहते हैं, आप पढ़ते हो और बाद में ना थक जाते हो. राइट. द वे दिस मस्ट गो अबाउट इट इज, देखिए आपको ना कभी भी डाइग्रेशन मिल जाता है. आज के दिन में डाइग्रेशन क्या है? वो गोधरा का सेंटर देखिएगा आप. गोधरा के सेंटर में उड़ीसा के, कर्नाटका के, झारखंड के बच्चे जाके वो सेंटर ले रहे हैं. जब भी एक सेंटर पे नॉन होम स्टेट के बच्चे आ रहे हैं ना, इट्स अ रेड फ्लैग. इस थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से जाता हूँ और अगर मैं अगर नीट का एग्जाम दे रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो वो रेड फ्लैग क्यों है? नहीं, अगर आप अकेले आ रहे हो तो रेड फ्लैग नहीं है. पर अगर एक सेंटर में पूरे नॉन होम स्टेट के बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये ज्यादातर नॉन होम स्टेट के बच्चे बैठे हुए हैं, देन देयर इज एन एजेंट एट वर्क. ओके, देयर इज एन एजेंट एट वर्क. ये क्या होता है ना, हाउ डज द एग्जाम गेट कॉम्प्रोमाइज्ड? An agent is in the picture. That agent has already settled a certain things with a particular center. Okay. और जो कोई भी बच्चा वो एजेंट से के थ्रू जाएगा, बिकॉज द एजेंट हैज प्रॉमिस्ड देम सर्टेन मार्क्स, वो सेंटर में स्लॉट बुक करने के लिए बोलता है. Okay. तो जहां भी आपका ना एक सेंटर, फॉर एग्जांपल ये गोधरा का सेंटर है, राइट. आप ये गोधरा के सेंटर पे जाके देखोगे ना, मेरे हिसाब से आज के दिन में नॉन गुजरातीज वो सेंटर में ज्यादा रहेंगे. ओके, राइट. सिमिलरली ये जो फरीदाबाद या सोनीपत का कुछ तो बात चल रही है, उधर भी आप जाके देखिएगा ना, झज्जर वाला, उधर भी जाके देखिएगा ना, मेरे हिसाब से सेंटर इज कॉम्प्रोमाइज, आपको नॉन होम स्टेट के बच्चे ज्यादा रहेंगे आपके, क्योंकि एजेंट उधर लीड करता है. सर ये बहुत बड़ा एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं. इस चीज़ को थोड़ा सा और समझाइए. एजेंट यानी कि क्या? एजेंट एनटीए के एजेंट आप कह रहे हैं? नहीं, द पीपल हु आर इनटू पेपर लीक. ओके, देखो ये बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. बिहार में 13-14 बच्चों को और पेरेंट्स को अरेस्ट किया है बीच में, राइट. यू गो बैक टू दैट सेंटर ना, ये पूरे ना कहीं से ले गए थे, उधर होटल में रुकवाए गए थे, और होटल में उनको मेमोराइज करवाया गया था और एग्जाम दिया गया था, राइट. In my opinion, not everyone is a Bihari sitting in that hotel room that night. Right. They were brought to that center. Okay. Right. These are red flags. आपको देखो, आप ये एग्जाम जब ये होता है ना, there are 3-4 red flags. एक तो ना वो सेंटर में बच्चे, लाइक मैं दिल्ली का हूं तो दिल्ली का सेंटर सेलेक्ट करूंगा ना. बराबर. मैं जिस दिन गोधरा का सेंटर सेलेक्ट करूंगा तो कुछ तो धांधली है उसमें. Why should I do that? Yes. In fact, if someone allots me a center which is non-home state ना, मैं बोलता हूँ यार मुझे भगवा रहे हो. That's what we say. हमें भागना पड़ता है और कहीं सेंटर में भागना पड़ता है. But there are some centers where only non-home state students come in. That's a first. माने we need to understand these kind of things. दूसरा ना, आपको क्लास 10 the 12 मार्क्स देखिएगा और नीट का स्कोर देख लीजिएगा. If there's too much of a digression, and it all points out to a particular center where all the digression is happening.
ये नहीं, मैंने आई एम नॉट सेइंग कि एवरी स्टूडेंट हु गॉट लेसर मार्क्स इन क्लास 12th शुड नॉट गेट हाई मार्क्स इन, वो हो सकता है, बट अगर एक सेंटर में पूरे बच्चों का ये डाइग्रेशन ज्यादा रहेगा ना, यू नो देयर इज सम प्रॉब्लम देयर। आपकी बात से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ पूरे देश में कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें गड़बड़ियाँ चल रही Yeah, है। centers are always compromised. It is the center that is compromised. It is the superintendent in the center that is compromised. ओके And that's what you need to deal with. ओके सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट थोड़ा सा हम इसके एकदम अभी जो मुद्दा मेन चल रहा है जिसको लोग हाईलाइट बहुत कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा टॉपर्स और रैंक इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें जो है कि 67 स्टूडेंट्स एक साथ 720 मार्क्स ले आते जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। एंड अब मैं आपको अब उसकी सारी डिटेल्स नहीं, तो यू नो ऑल द थिंग्स। सो ये रैंक इन्फ्लेशन क्या है, और ये आम जनता को अगर समझाने के लिए आप बताएं कि इससे एक एवरेज स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम दे रहा है नीट की, उसका कैसे नुकसान है ये। देखिएगा, लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल अगर 2023 में देखोगे ना, तो आप बच्चे को बोलेगे बेटे तुम 650 नंबर लाओगे ना तो आपको ये रैंक मिलेगा, ये रैंक की वजह से ये गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगा। राइट। अभी 650, तो लास्ट ईयर 650 अगर मार्क लाओगे तो नंबर लाओगे आउट ऑफ 720, तो आपका रैंक रहेगा 6800 आसपास, राइट। एट 6800 यू गेट इनटू अ वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेज इन द कंट्री। ये टाइम वो रैंक बन गया 26,000, मतलब मोर देन 4 टाइम्स, है ना। जब भी वो 26,000 होता है तो अच्छे कॉलेज का गुंजाइश नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज का भी गुंजाइश नहीं है। लास्ट ईयर 600 मार्क्स पे आपको 26,000 रैंक मिला था। एट 26,000 यू विल गेट सम गवर्नमेंट कॉलेज, माने 20,000 25,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट से तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये टाइम वही 600 नंबर पे आपका रैंक बन गया 80,000, चांस ही नहीं है। हम ना जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं ना, एक बात बोलते हैं कि बेटे तेरा काम है इतने नंबर लाना, और वो बच्चा वो पूरा काम करे उतने नंबर ला दिया है। हमने क्यों वो बात बताई है, क्योंकि इसके पहले 4-5 साल में जब भी हमने डेटा देखा है, तो हमने ये डेटा से हमें ये पता चला है कि इसके आमने सामने मिल जाएंगे ना तो आपको सीट मिल जाएगा। बिल्कुल। वो ना ये टाइम पूरा गिर गया। लास्ट ईयर 600 मार्क्स पे आपको सीट मिलता था, ये टाइम 650 में सीट मिलने की गुंजाइश कम है। बिल्कुल, मैं जैसे देख रहा था कि एम्स दिल्ली का 56 सीट्स होता है, Exactly. और नंबर 1 जो रैंक आए 67 है, यानी कि कुछ लोगों जो फॉरेन रैंक आए उनको एम्स दिल्ली भी नहीं मिल सकता। That's the first time it happened that the topper of the country is not getting a college of his choice. He's a topper, number 1 rank. तो नंबर 1 क्या बना है वो? जी सर, ये सारी धांधलियाँ हमारे सामने आ रही है, ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी कि इस चीज़ का नीट का मतलब स्टार्ट टू एंड जांच होनी चाहिए, और आपने ये कहा कि इसका ऑडिट होना चाहिए। Exactly. अब इस प्रोसेस, इस चीज़ आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या कहना So what you do is you do a forensic or a technical audit for this whole thing. What does the technical audit have? Like आज के दिन में the digital footprint is all over the place. अगर आपके सिस्टम में मैं लॉग इन करता हूँ तो मुझे पता चलता है, आपके नंबर्स को मैं चेंज करता हूँ तो मुझे पता चलता है। You know every login that happens and every data that is altered at what time, by who, and all those things. You actually have a footprint that is there, right? The first thing that you do is to go through a technical audit, because there is a possibility that it is not just the 1563 students who got a grace marks, there might be more also. Because see, understand one thing, ये जो 1563 बच्चों के बारे में बात आगे आई है, वो तभी आई है जब ये हमने एनटीए से जाके पूछा है कि ये 718 719 मार्क्स कैसे मिले हैं, तभी ये बाहर आए, नहीं तो हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। The NTA did not come upfront saying there are so many students who also got a grace mark. एक सेकंड बस दर्शकों को क्लियर करने के लिए बता दूं कि 718 और 719 मार्क्स नीट के परीक्षा में मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर सही मार्क्स के लिए हर सही जवाब के नीट 4 मार्क्स देता है और गलत जवाब के -1 कर देता है। तो टेक्निकली 719 और 718 जैसे मार्क्स पॉसिबल नहीं थे, और यही अब सर एक्सप्लेन कर रहे थे, और इस वजह से ही पता चला कि 563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। तो जब भी हमने एक क्वेश्चन पूछा है उसका ये रिस्पॉन्स मिला है, और वो प्रोसेस में क्या क्या हुआ है हमें पता नहीं है। There might be many such things that happened which we don't know, and NTA is not coming forward and putting up a complete white paper saying हमने ये किया है इसके वजह से। We don't know the process. In one particular case, the process was questioned and we got to know about this grace marks. नहीं तो हमें कहाँ पता चलता, right? तो either NTA comes up and explains the process, or someone else goes in. At this point in time, it is very important for us to ensure that the credibility and sanctity of the exam is confirmed for future generations also. बिल्कुल।
The only way you do that is when you open yourself for an investigation. It is not about individuals at NTA. It is about NTA itself. नहीं तो अभी से ना हर NTA के एग्जाम में क्वेश्चंस रेज होंगे और आप जवाब नहीं दे पाओगे बिकॉज यू आर फाउंड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन अकाउंटेबल एंड रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशंस. जी, तो आप यही कह रहे हैं कि पूरे मतलब एक परीक्षा के फ्यूचर जनरेशन को इसमें कॉन्फिडेंस आने के लिए अभी इस वक्त नीट के एग्ज़ाम की जो धांधली हो उस पर एक वाइट पेपर आना ज़रूरी है. सर आखिर का कुछ सवाल बस ये एक है कि आप हमेशा कहते हैं कि शिक्षा का कारोबार आप नहीं करते और शिक्षा का कारोबार जो करते हैं मतलब जो एक कहीं ना कहीं इमोरल तरीके से शिक्षा का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ आप हमेशा आवाज़ बुलंद करते आए हैं. लेकिन अब मेरा सवाल जो है थोड़ा सा इस नीट की प्रक्रिया पर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के द वे दे आर कंडक्टेड उसके ऊपर है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये तरीका ये कहाँ तक फीजिबल है. क्योंकि कल परसों के ही एक्सप्रेस में हमने NCERT के जो फॉर्मर चीफ है कृष्णा कुमार उनका लेख पढ़ा. उन्होंने लिखा कि डॉक्टर बनने के लिए आप कैसे किसी को मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पर जज कर सकते हैं. और उन्होंने तमिलनाडु के एक एग्जांपल भी दिया कि नीट कैसे जो अन्य प्रादेशिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट्स लाइक अ डिसएडवांटेज. तो आप कैसे देखते हैं नीट को, क्या एक फंडामेंटल चेंज आना चाहिए इस प्रोसेस में? See, I will not get into the multiple choice versus theory and all because I think that first of all the examination system itself is wrong. I'll tell you why I'm saying this. Whenever you put an entrance examination as the filter, and it's an elimination examination in a certain sense, you forget the learning that happens. For example, आज के दिन में अगर आप कोई कोचिंग सेंटर पे जाओगे ना तो आपको बोला जाता है ये पढ़ो मत, ये कभी आया नहीं एग्जाम में, ये चॉइस में छोड़ देना, ये डिफिकल्ट है. अपना आपका फोकस कभी भी यही रहता है कि मैं एग्जाम क्रैक करूं बल्कि पढूं और सीखूं. बिल्कुल लर्निंग निकल जाता है, सिर्फ यही पड़ा रहता है कि हाउ डू यू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड गेट अ गुड स्कोर. राइट. द सेकंड पार्ट ऑफ इट इज whenever you have an entrance examination you're demonetizing the school education. आज के दिन में दिल्ली में CUT आ गया तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो क्या करेगा, वो स्कूल में पढ़े या CUT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें. CUT एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो ही हैज टू गो टू कोचिंग क्लास. उसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है ना. बिल्कुल सर. राइट. सो एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज अनफेयर टू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग और डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड कोचिंग. तो जो गाँव में है वो क्या करेंगे, वो टाउन्स में मूव करेंगे, वो टाउन्स में वो सिटीज में मूव करेंगे. It is very unfair to people who can't afford that. And it is also very unfair to people, girls who are not sent out to study for coaching purposes. So any entrance examination comes, brings in transparency of the examination process, but at the cost of equity. I don't know if I'm able to explain it. But equity, you understood what I'm saying, right? Every entrance examination hits at equity, social equity, because they want to go for transparency. And this kind of a thing, if I may say so, is done by impotent societies because they don't know how to create transparent examination. So they go for transparency, but they're not questioned on social equity, so it moves on. But what do you mean by imported? Important, yeah. Because we as a country should find a balance between social equity and transparency. For my driver's son getting 70% marks and my son getting 98% marks, who's better? My driver's son is sitting in hills of Himachal and studying there and getting 70% marks in JEE. And my son sitting in Delhi going through a coaching might be getting 98%. Who's better? कोई मुझे बता पाएगा क्या इसका आंसर? बहुत सर सही आपने सवाल. और मेरा आखिरी जो वो सवाल था वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और पेरेंट्स का अनुभव इससे जुड़ा है. क्योंकि सर मैं अपने अनुभव से भी बताना चाहूँगा कि मैंने भी कोशिश की थी JEE देने की और मैंने मिडवे छोड़ दिया था वो प्रोसेस. थैंकफुली मेरे पेरेंट्स का उस वक्त मुझे सपोर्ट मिला था. लेकिन जब उसकी शुरुआत करनी थी तब मेरे पेरेंट्स ने भी ब्लाइंडली एक फॉलो कर दिया जो ट्रेंड चल रहा है कि अच्छे से अच्छा मुंबई शहर में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर लड़के को भेजे. तो यही सब चल रहा है. तो इस माइंडसेट को एक तो फॉर्म करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है और इसको हमें धीरे धीरे तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? No, I think it's very difficult. See, क्या है ना, parents ना they try to achieve what they fail to achieve through the children. तो जो वो नहीं कर पाए
वो ना अपने बच्चे को पूरा सहूलियत देते हैं, उसके लिए वो घर बार बेच देते हैं, उधार ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं. They sacrifice everything because they see in their children their dreams being fulfilled. Right? You can't blame them for that. Culturally, that's how they've been brought up, and they will, as human beings, they will always try to get what we could. Mane will seek out something that we are unable to get. Right? So that's what is the thing. The first and most important thing that they must know is जब भी आप IIT में गए या NIT में गए तो आपका जिंदगी पक्का हुआ है, वो गलत है. ये साल 32% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं हुआ है. IIT में तो आपने ये पूरा कर लिया, कोचिंग करवा लिया, कोटा में बिठा दिया 2 साल, IIT में ज्वाइन कर लिया, पर 32% बच्चों को जॉब नहीं मिली है. तो अभी क्या? सो दिस थिंग ऑफ एश्योरेंस कि IIT में बच्चा गया तो उसकी जिंदगी बन गई इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए रॉन्ग थिंग. इट्स अ रॉन्ग थिंग. एंड द सेम थिंग गोज विथ एनीथिंग, यू नो. IIMs में भी बच्चे प्लेस नहीं हुए, NITs में बच्चे प्लेस नहीं हुए, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो you need to demolish this thing that certain people in certain institutions will succeed more than someone else. आपके माने unless you have fire in the belly, you don't succeed. And people look at that. And people don't look at the arrogance of some other primary institutions also. हम भी recruit करते हैं, IIM से करते हैं, IIT से करते हैं, पर हमें पता है कैसे करते हैं हम लोग. और हमें ये भी पता है कि Tier 2 institution से जो ज़्यादा भूख रहता है ना, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है at a work level. Okay. Like I can tell you, I joined SBI Capital Markets long back. I was a chartered accountant. SBI Capital Markets 4 IIM से 5 बच्चों को लेता है और 5 CA को लेता है. Okay. मैं CA था. IIMs had an assurance कि हम तो आ गए. Okay. Because they know how to make a presentation, they know how to present themselves, सब कुछ था. मुझे तो वो पक्का नहीं था. But at the end of year 1 ना, people who work harder are. Of course, as you said, the one who has fire in his belly eventually would succeed. Getting a passport doesn't mean anything ना. Yeah. पासपोर्ट का वीसा आएगा, वीसा के बाद जॉब आएगा ना. बिल्कुल. आप पासपोर्ट से खुश नहीं होते हो ना. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पूरे मसले को एक एक करके हमारे सामने रखा और बहुत ही आसानी से नीट की इस धांधली को सामने रखा. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.